तारीख 8 मार्च 2014, कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आधी रात का वक्त। मलेशिया एयरलाइंस की एक बिल्कुल रूटीन फ्लाइट 370 रनवे पर थी बीजिंग के लिए। बोइंग 777 बहुत ही भरोसेमंद, बहुत ही सेफ विमान माना जाता है। हाँ, अंदर 227 यात्री, 12 क्रू मेंबर, कुल 239 लोग। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। हजारों में से एक आम उड़ान। और फिर टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद आसमान में सन्नाटा छा गया। रडार पर एक जलती बुझती बत्ती, एक बीप हमेशा के लिए बंद हो गई। और जब दुनिया अगली सुबह जागी तो एक ऐसे रहस्य का सामना करना पड़ा जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। और आज हम इसी रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो भी स्रोत और रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर हम फ्लाइट MH370 की कहानी की परतें खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात असल में हुआ क्या था। हाँ, घटनाओं, तकनीकी सबूतों और उन थ्योरीज पर बात करेंगे जो आज भी दुनिया को उलझाए हुए हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। फ्लाइट ने रात 12:41 पर उड़ान भरी। सब कुछ परफेक्ट था। हाँ, और शुरू के करीब 38 मिनट तक सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक था। पायलट का आखिरी मैसेज भी तो बहुत नॉर्मल था, है ना? बिल्कुल, गुड नाइट मलेशियन 370, ये उनका आखिरी रूटीन संवाद था। और ठीक इसके बाद वो होता है जो इस पूरे रहस्य की जड़ है। विमान अपने तय रास्ते से एक अचानक अनऑथराइज्ड मोड़ लेता है। यहीं से सारे सवाल शुरू होते हैं। हाँ, यहीं से। और सिर्फ एक मोड़ ही नहीं, विमान तो एक एक करके दुनिया से अपना संपर्क तोड़ रहा था। बिल्कुल। पहले रात 1:07 पर ACAR सिस्टम बंद हुआ। ये वही सिस्टम है जो प्लेन की हेल्थ रिपोर्ट भेजता है। हाँ, इंजन और सिस्टम की ऑटोमेटिक जानकारी जमीन पर भेजता रहता है। वो बंद हो गया। और फिर उसके ठीक 14 मिनट बाद रात 1:21 पर विमान का ट्रांसपोंडर बंद हो गया। ट्रांसपोंडर मतलब वो डिवाइस जो ATC को बताता है कि ये कौन सा विमान है, कहाँ है। सही। उसकी पहचान, ऊंचाई, दिशा, सब कुछ। एक मिनट, ये दो अलग अलग सिस्टम हैं और दोनों एक के बाद एक कुछ ही मिनटों में बंद हो गए। ये किसी तकनीकी खराबी जैसा तो नहीं लगता। यही तो इस मामले को इतना पेचीदा बनाता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। मतलब कोई शॉर्ट सर्किट या आग लगने से ऐसा नहीं होता? नहीं, उस स्थिति में सारे सिस्टम्स एक साथ बंद होते हैं, इस तरह एक एक करके इतने सटीक अंतराल पर नहीं। तो ये पैटर्न किसी तकनीकी खराबी की तरफ नहीं, बल्कि किसी इंसान की तरफ इशारा करता है। ऐसा लगता है जैसे कॉकपिट में बैठा कोई व्यक्ति जानबूझकर विमान को दुनिया की नजरों से ओझल कर रहा था। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। हाँ। तो जब विमान नागरिक रडार से गायब हो गया तो क्या वो पूरी तरह से गायब हो गया? नहीं, यहीं पर कहानी और उलझ जाती है। नागरिक रडार उसे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन मलेशियाई सेना का प्राइमरी रडार उसे देख रहा था। क्या मतलब मिलिट्री रडार उसे ट्रैक कर रहा था? हाँ, अगले 1 घंटे तक। रडार डेटा ने दिखाया कि विमान ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया, वापस मलय प्रायद्वीप को पार किया और फिर उत्तर पश्चिम में अंडमान सागर की ओर बढ़ गया। रुकिए, तो सेना का रडार प्लेन को देख रहा था, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? यही इस मामले की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। इसे ही संस्थागत विफलता कहते हैं। मतलब पूरा सिस्टम ही फेल हो गया? हाँ, सेना के रडार ऑपरेटर ने शायद इसे कोई अज्ञात या दोस्ताना विमान समझा, लेकिन ये जानकारी तुरंत सही जगह नहीं पहुंचाई गई। उन शुरुआती कीमती घंटों में तालमेल की भारी कमी थी। जब तक बचाव दल सक्रिय हुए 4 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। 4 घंटे? इतनी देर में तो विमान हजारों किलोमीटर दूर जा सकता है। बिल्कुल, और यही हुआ। इस देरी ने विमान को दक्षिणी हिंद महासागर के विशाल अनजान कोनों में हमेशा के लिए खो जाने का मौका दे दिया। तो जब सारे रडार और संपर्क के रास्ते बंद हो गए तो जांचकर्ताओं के पास क्या बचा? कोई सुराग था? बंद थे, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा, सैटेलाइट डेटा यूनिट, वो बंद नहीं हुआ था। और वो हर घंटे सैटेलाइट को एक ऑटोमेटिक पिंग भेज रहा था। पिंग या हैंडशेक, बस ये बताने के लिए कि वो एक्टिव है? हाँ, बिल्कुल। ओके, तो इससे प्लेन की GPS लोकेशन तो नहीं मिली होगी, है ना? नहीं, लोकेशन नहीं, लेकिन हर पिंग से उन्होंने विमान और सैटेलाइट के बीच की दूरी का अंदाजा लगाया। दूरी का? हाँ, और इस दूरी के आधार पर उन्होंने समुद्र के ऊपर विशाल अर्धगोलाकार रेखाएं खींची, जिन्हें आर्क्स कहा गया। ओके, तो विमान उस आर्क पर कहीं भी हो सकता था? सही। और कुल 7 ऐसे पिंग मिले, यानी 7 आर्क्स। और आखिरी पिंग सुबह 8:19 पर मिला। उसने 7वां आर्क बनाया। ये दक्षिणी हिंद महासागर के एक बेहद दूर दराज इलाके में था। और यहीं पर माना जाता है कि विमान का ईंधन खत्म हो गया और उसका सफर एक भयानक अंत के साथ खत्म हुआ। यहीं पर यह रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि सारे सबूत हमें इस 7वें आर्क तक तो ले आते हैं, लेकिन इसके बाद जो थ्योरीज हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हाँ, और ये 2 मुख्य थ्योरीज इस केस के दिल में है। पहली है आधिकारिक थ्योरी, जिसे घोस्ट फ्लाइट या अक्षमता की थ्योरी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, घोस्ट फ्लाइट? इस थ्योरी के मुताबिक विमान में कोई तकनीकी खराबी हुई, शायद आग लगने से कैबिन का प्रेशर अचानक खत्म हो गया, जिससे हाइपोक्सिया हो गया। हाँ, और विमान में सवार सभी लोग, पायलट समेत, कुछ ही मिनटों में बेहोश हो गए। लेकिन विमान का ऑटो पायलट ऑन था। तो विमान एक ज़ॉम्बी या घोस्ट फ्लाइट की तरह घंटों तक उड़ता रहा जब तक कि उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया? बिल्कुल। इस थ्योरी के पक्ष में क्या सबूत हैं? इसका सबसे बड़ा सबूत वही आखिरी सैटेलाइट डेटा है। उस डेटा का एक हिस्सा है BFO, जिससे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि विमान आखिरी पलों में तेज और बढ़ती हुई गति से नीचे गिरा। मतलब एक अनियंत्रित गिरावट? हाँ, किसी पायलट द्वारा पानी पर सधे हुए तरीके से उतारने की कोशिश नहीं। ये एक घोस्ट फ्लाइट के अंत जैसा ही है। लेकिन रुकिए, इस थ्योरी में एक बहुत बड़ा झोल है। अगर सब लोग बेहोश थे
तो शुरुआत में उन कम्युनिकेशन सिस्टम को इतनी सफाई से एक एक करके किसने बंद किया था, ये बात समझ नहीं आई। बिल्कुल सही। और यही सवाल हमें दूसरी थ्योरी पर लाता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक जानबूझकर की गई कार्रवाई थी। और शक की सुई विमान के कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह की ओर घूमती है। अच्छा, इस थ्योरी का आधार क्या है? इसका सबसे बड़ा तकनीकी आधार वही है, ACRS और ट्रांसपॉन्डर को बंद करने का सलीकेदार क्रमबद्ध तरीका। ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम लगता है जिसे बोइंग 777 के सिस्टम की गहरी जानकारी थी। और वो फ्लाइट सिमुलेटर वाली बात भी तो थी। दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर एक ऐसा ही रास्ता बनाया था। लेकिन इस थ्योरी में भी तो एक बड़ा सवाल है, अगर ये जानबूझकर किया गया था तो आखिरी पलों में विमान अनियंत्रित होकर क्यों गिरा? सही, एक पायलट जो पूरे नियंत्रण में है वो विमान को इस तरह गिरने क्यों देगा? तो हमारे पास एक ऐसी गुत्थी है जिसका सिरा एक जानबूझकर किए गए काम की ओर इशारा करता है और अंत एक हादसे जैसा लगता है। यही वो विरोधाभास है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। और इसी के बीच इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा खोज अभियान शुरू हुआ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, चीन और मलेशिया ने मिलकर दक्षिणी हिंद महासागर के 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को छान मारा। एक बहुत बड़ा एरिया। बहुत बड़ा, लेकिन नतीजा शून्य रहा। बाद में एक निजी कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने भी अपनी अत्याधुनिक तकनीक से खोज की, पर उन्हें भी कुछ नहीं मिला। लेकिन विमान के कुछ टुकड़े तो मिले थे ना, अफ्रीका के तटों पर। हाँ, हजारों किलोमीटर दूर रियूनियन द्वीप और अफ्रीका के पूर्वी तट पर विमान के कुछ टुकड़े, जैसे कि एक फ्लैपरॉन, बहकर आ गए। तो इससे ये तो साबित हो गया कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर में ही गिरा था। हाँ, ये साबित हो गया, लेकिन कहाँ गिरा ये रहस्य बना रहा। तो क्या अब सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? क्या हम कभी नहीं जान पाएंगे कि MH370 के साथ क्या हुआ था? सालों की खामोशी के बाद हाल ही में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। एक ब्रिटिश एरोस्पेस इंजीनियर हैं रिचर्ड गॉडफ्रे। उन्होंने एक बिल्कुल नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, WSPR। हाँ, WSPR। ये शौकिया रेडियो ऑपरेटरों का एक ग्लोबल नेटवर्क है जो लगातार पूरी दुनिया में कमजोर रेडियो सिग्नल भेजते रहते हैं। अच्छा। गॉडफ्रे का मानना है कि जब MH370 जैसा बड़ा धातु का विमान इन सिग्नलों के रास्ते से गुजरा होगा तो उसने उनमें एक छोटी सी, लगभग अदृश्य गड़बड़ी पैदा की होगी। और उन्होंने उन गड़बड़ियों को ट्रैक किया? हाँ, सालों के डेटा का विश्लेषण करके। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि WSPR डेटा का विश्लेषण भी विमान को उसी 7वें आर्क के पास एक ज्यादा सटीक जगह पर दिखाता है, जो पुराने खोज क्षेत्र के थोड़ा उत्तर में है। बिल्कुल। और इस नए डेटा में इतना विश्वास है कि 2024 में ओशन इन्फिनिटी ने नो फाइंड नो फी के आधार पर एक नई खोज का प्रस्ताव भी दिया है। तो आज एक दशक बाद भी MH370 का रहस्य बना हुआ है। हम जानते हैं कि इसका अंत दक्षिणी हिंद महासागर की गहराइयों में एक तेज अनियंत्रित गिरावट के साथ हुआ, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस तबाही की शुरुआत क्यों और कैसे हुई। इसका जवाब उन दो सवालों के बीच फंसा है। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या एक भयानक हादसा? और असलियत वो सिर्फ विमान के ब्लैक बॉक्स में कैद है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में। हाँ, जो आज भी समुद्र तल पर कहीं उस जवाब के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। अनसुलझे सवालों की कहानी है जो विमानन सुरक्षा पर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ गए हैं। और ये उन 239 परिवारों की कहानी है जो एक दशक से भी ज्यादा समय से उस खामोश महासागर से एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं।